में सदारती इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी किया दाखिल। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर दाखिला समेत कई रियासतों के वज़राए आला भी थे मौजूद। महाराष्ट्र में शिवसेना ने शुरू की आर पार की तैयारी। संजय रावत ने बागी अराकीन असेंबली को दिया सड़क से ऐवान तक लड़ाई का इंतबाह। डिप्टी स्पीकर को लिखे खत में बागी ग्रुप ने शिंदे को कानून साज पार्टी का बताया रहनुमा। ब्रिक्स के 14वें सरबराह इजलास के दूसरे दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर होंगे शामिल। कल वज़ीर आज़म मोदी ने की कोविड-19 से उभरती मईशत को मज़ीद रफ्तार देने के ताउन बढ़ाने की अपील। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की रुकनियत में इजाफे पर भी जताई खुशी। अमरीकी सेनेट ने तारीखी दो तरफा बंदूक की हिफाजत के कानून को दी मंजूरी। गन कंट्रोल के मसले पर 3 दहाई में सबसे बड़ी कामयाबी। मंजूर बिल में असलहा रखने से मुतालिक हुई मुतअद्दिद तरामीम। भारतीय जूनियर ख्वातीन हॉकी टीम की जीत का सिलसिला जारी। डबलिन में जारी 5 ममालिक के अंडर 23 टूर्नामेंट में अमेरिका को दी 4-1 से शिकस्त। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया के मनसब की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। वो सदारती इंतखाब में हुक्मरान इत्तेहाद की उम्मीदवार हैं। पर्चा दाखिल करने के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर JP नड्डा के अलावा मुतअद्दिद रियासतों के वज़राए आला मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल ने हिमायत देने का ऐलान किया है। पार्टी के 2 वज़रा ने कल द्रौपदी मुर्मू के पर्चे नामजदगी पर दस्तखत किए हैं। उनमें जगन्नाथ सारका और टोकनी साहू शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस ने भी द्रौपदी मुर्मू को हिमायत देने का ऐलान किया है। इस तनाजुर में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का दबाव पड़ सकता है। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की नामजदगी से कबल मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में यकीन रखती है, इसलिए तमाम तबक़ात के लोगों को आइनी ओहदों पर रखना वज़ीर आज़म की सोच है। सबको उनका साथ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हम सामाजिक समरसता में और सोशल इंजीनियरिंग में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा विश्वास करते हैं। तो इसीलिए इसमें मैं समझता हूँ जो हमको सब वर्ग से हमको कॉन्स्टिट्यूशन पद में बिठाना, ये हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सोच है। इसी कारण ऐसे अच्छे अच्छे निर्णय पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, आगे भी होते रहेंगे। और जैसे आज का कैंडिडेट है श्रीमती द्रौपदी, तो बेस्ट कैंडिडेट है, डाउन टू अर्थ है और एकदम लोगों से जुड़े हुए महिला नेत्री है। इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मरकज़ी वज़ीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज भारत के लोग और ख़ास तौर पर कबायली बिरादरी के अफराद इस बात पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि कबायली खातून को सदारती उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी के तवील अरसे के बाद ऐसा बेमिसाल फ़ैसला किया गया है, ये एक तारीख़ी फ़ैसला है। हम सभी पूरे भारत के लोग और ख़ासकर जनजाति समाज, आदिवासी समाज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक आदिवासी जनजाति महिला को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है माननीय नरेंद्र भाई मोदी और JP नड्डा के नेतृत्व में। और मैं समझता हूं कि एक अभूतपूर्व फैसला आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद हुआ है। मणिपुर के वज़ीर आला N बीरेन सिंह ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार मुर्मू को इत्तफ़ाक़ी राय से सदर जमहूरिया के मनसब के लिए मुंतखब करना चाहिए। पहली बार वुमेन्स और ट्राइबल जो एनडीए का जो उम्मीदवार हो रहा है भारत की सबसे उनसे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपने
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसको हम सब ने इसको विदाउट अपोजिशन बनाना चाहिए और अपने नोटिस का खास करके मणिपुर का तो हम सब दलों को मिलके राष्ट्रपति जी को बनाने के लिए हम वोट दे देंगे। और महाराष्ट्र की मखलूत हुकूमत की सियासी जमात शिवसेना में बहरान गहरा होता जा रहा है। शिवसेना कानून साज पार्टी के लीडर अजय चौधरी ने असेंबली के डिप्टी लीडर नरहरि वजीरवाल को खत लिखकर बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस खत के जवाब में बागी रहनुमा एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा कि आप हमें 12 अरकान का नाम बताकर नाअहल करार देने से डरा नहीं सकते, क्योंकि हम शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के पैरोकार हैं। बागी शिवसेना ग्रुप ने डिप्टी स्पीकर को भेजे गए अपने खत में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का लीडर करार दिया है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हामी अरकान की तादाद लगातार कम होती जा रही है। एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से अपने साथ के अरकान की एक तस्वीर भी जारी की है। उधर एनसीपी और कांग्रेस ने रियासत के हुक्मरान इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी में अपने यकीन का इआदा किया है। वहीं एनसीपी रहनुमा और महाराष्ट्र ने नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पार्टी के रहनुमा आज शाम मातोश्री ठाकरे की रिहाइश गाह पर वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। हमारा मौक़िफ़ कल जैसा ही है, हम हुकूमत को मुस्तहकम रखने की कोशिश करेंगे। आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था, इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए हम गए नहीं थे, लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। शिवसेना की लड़ाई में अब असेंबली से कोर्ट तक लड़ाई ये जा सकती है। पार्टी लीडर और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय रावत ने कहा है कि अददी कुव्वत कागज़ में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अब ये लड़ाई कानूनी लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि हमारे जिन 12 लोगों ने बगावत शुरू की है उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल शुरू किया गया है। इसके लिए हमारे लोगों ने स्पीकर से मुलाकात की है। ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। संजय राउत ने बागी मेंबरान असेंबली को इंतबाह देते हुए कहा कि वो हार मानने वाले नहीं हैं। राउत ने कहा कि हम जीतेंगे, ऐवान के फ्लोर पर जीतेंगे, अगर लड़ाई सड़क पर हुई तो वहाँ भी जीतेंगे। हमारा जिसे मुकाबला करना है वो मुंबई में आकर कर सकता है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर बीजेपी लीडर और रेलवे के मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे पाटिल ने कहा कि हम लोग सरकार गिराने के लिए नहीं हैं। उन्होंने अघाड़ी सरकार पर तंज किया और कहा कि ये लोग आपस में खुद झगड़ा करेंगे और आपस में लड़कर सरकार गिरा लेंगे, और आज वही हो रहा है। मरकजी वजीर ममलिकत ने संजय राउत के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि कोई मरकजी वजीर किसी को धमकी नहीं दे रहा है और हम धमकी देंगे भी नहीं, ये उनका अंदरूनी मामला है। हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है। ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। वही आज हो रहा है। अब सरकार, शिवसेना के एमएलए ने बगावत करके वो गुवाहाटी चले गए। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हम उनके चक्कर में आज नहीं है, लेकिन लोकशाही में जो होता है वो देखेंगे आगे क्या होता है। कोई सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। मरकजी वज़ीर रामदास अठावले ने उद्धव ठाकरे पर तंज करते हुए कहा है कि उनका वक्त चला गया है।
उनके पास आखिर में 4 से 5 मेंबर रह सकते हैं। का तो टाइम चला गया है, मतलब वहाँ उनके पास आखिर में 4-5 एमएलए रह सकते हैं, बाकी के पूरे एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे और सरकार मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की आएगी। महाराष्ट्र में सियासी बहरान पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज करते हुए कहा है कि अब जब सब कुछ लुट गया तब होश में आए हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब जब सब कुछ लुट गया तब होश में आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि डमी कार पर डायलिसिस की सरकार कितने दिन चलेगी? अब डमी कार पर डायलिसिस की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो कितने दिन डायलिसिस पे सरकार चलती है? जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनादेश से जो है वो सरकार नहीं चला सकते आप, क्योंकि जनादेश आपके पास था नहीं। और बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। 14वें ब्रिक्स सरबराही इजलास का आज दूसरा दिन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने कल अपने खिताब में योगा के 8वें बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर ब्रिक्स ममालिक की शिरकत पर खुशी का इजहार किया था। कोविड-19 के दौरान ब्रिक्स ममालिक की तीसरी वर्चुअल मीटिंग में अपने इब्तदाई कलमात में वज़ीर आज़म ने आलमी मईशत के हवाले से ब्रिक्स ममालिक को यकसा नुक्ता नज़र रखने पर जोर दिया। मोदी ने माबाद कोविड की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ताउन व इश्तराक पर जोर दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है और इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकता है। पिछले वर्षों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए हैं जिनसे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारी आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों के जीवन को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। और वज़ीर आज़म मोदी ने ब्रिक्स यूथ समिट, ब्रिक्स स्पोर्ट्स और सिविल सोसाइटी की तंजीमों और थिंक टैंक्स के दरमियान इश्तराक बढ़ाने और अवामी सतह पर राब्ते मजबूत करने पर जोर दिया। वैक्सीन R&D सेंटर की स्थापना, कस्टम डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय, साझा सैटेलाइट कंसल्टेशन की व्यवस्थापना, फार्मा प्रोडक्ट्स का पारंपरिक रिकॉग्निशन का आदि इस तरह के प्रैक्टिकल कदम ब्रिक्स को एक यूनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं जिसका फोकस सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। ब्रिक्स यूथ समिट्स, ब्रिक्स स्पोर्ट्स और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और थिंक टैंक्स के बीच संपर्क बढ़ाकर हमने अपना पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी मजबूत किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 से 27 जून तक 7G सरबराही इजलास के लिए जर्मनी का दौरा करेंगे। 7G सरबराही इजलास जर्मनी की सदारत में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक को भी मदऊ किया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि अपने दौरे जर्मनी में वज़ीर आज़म मोदी 2 इजलासों को खिताब कर सकते हैं। उनके खिताब माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, सिनफी मसावत और जमहूरियत जैसे मौज़ूआत उसमें उनके खिताब में शामिल होंगे। इसके अलावा सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में शरीक कुछ ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने यह भी बताया है कि 27 जून तक 7G सरबराही इजलास G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म मोदी जर्मनी से मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर 28 जून को यहाँ पहुँचेंगे। The invitation of German Chancellor Mr. Scholz, Honorable Prime Minister will be travelling to Schloss Elmu near Munich in Bavaria, South Germany this Sunday, that is 26th of June, actually the midnight of 25th of June, to participate in the G7 summit. Attending the G7 summit, Prime Minister will be travelling to United Arab Emirates on 28th of June to pay personal condolences on the passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the former UAE President and Abu Dhabi ruler.
तो वज़ीर आज़म 26 और 27 जून को जर्मनी में G7 ममालिक के इजलास के लिए जर्मनी का दौरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। भारतीय फ़िज़ाइया में अग्निपथ स्कीम के तहत पहले बैच की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो गया है। बहरी और बर्री अफवाज में रजिस्ट्रेशन का अमल अगले महीने की पहली तारीख से शुरू किया जाएगा। फ़िज़ाइया में सभी असामियाँ सिर्फ अग्निवीर फ़िज़ाइया के ज़रिए भर्ती की जाएगी। अगले महीने की 24 से 31 तारीख तक मुल्क भर में 250 मराकज़ पर ऑनलाइन इम्तहान मुनाकिद किया जाएगा। भर्ती का अमल इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। उम्मीदवार के ताउन के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर 01125699606 और 01125694209 शुरू किए गए हैं। इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। और अब कोई भी शख्स या इदारा हो या तंजीम हो टीबी के मरीज़ को अपनी किफ़ालत में ले सकता है। मुरव्वी ज़ाब्ते को पूरा करने की सूरत में ख्वाहिशमंद अफराद की दरख्वास्त पर मरीज़ को किफ़ालत में दिया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत ने 2025 तक मुल्क को टीबी से पाक करने का हदफ मुकर्रर किया है। इस हदफ को पाने के लिए मरकज़ी वज़ारत सेहत जल्द ही टीबी के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को गोद लेने की स्कीम शुरू करेगी। इस स्कीम के तहत कोई भी शख्स, रज़ाकार तंजीम, सनअती यूनिट, NGO, सियासी जमात, अवामी नुमाइंदा टीबी के मरीज़ को गोद ले सकता है ताकि वो अपना मुनासिब इलाज करवा सके। लोग समाजी जिम्मेदारी के तहत मरीज़ों के इलाज और खाने पीने के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। मरीज़ को प्रोग्राम के लिए रजिस्टर होने या ना करने का इख्तियार दिया जाएगा और उनके फ़ैसले से मरीज़ों को दस्तियाब मौजूदा खिदमात मुतासिर नहीं होंगे। इसके बाद हेल्थ वर्कर्स उन्हें रजामंदी फॉर्म पुर कराएंगे। मुतालिका हेल्थ वर्कर्स इस रजामंदी फॉर्म को नक्शे पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। हुकूमत ने टीबी के मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने की मुहिम तेज़ कर दी है। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और बड़ी पेशरफ्त की है। बहरी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने जुमे को ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल VLSRSAM का कामयाब तजुर्बा किया। DRDO हुक्काम ने बताया कि मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर साहिल से एक जंगी जहाज़ से किया गया। DRDO के हुक्काम के मुताबिक VLSRSAM एक ऐसा हथियार है जिसे जंगी जहाज़ से फायर किया जा सकता है। ये अपनी तरफ आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़ाई ख़तरात को तेज़ी से बेअसर कर देगा। आज के तजुर्बे ने जंगी जहाज़ की तरफ बर्क़ रफ्तारी से आने वाले फ़िज़ाई हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल ने कामयाबी से और दुरुस्त तरीके से हदफ को निशाना बनाया। DRDO और बहरिया के सीनियर अफसरान ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जंगी जहाज़ से ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल के टेस्ट फायर पर हिंदुस्तानी दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO और हिंदुस्तानी बहरिया को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने लिखा, DRDO और हिंदुस्तानी बहरिया को चांदीपुर उड़ीसा में शॉर्ट रेंज की सतह से फ़िज़ाई मिसाइल के वर्टिकल लॉन्च के टेस्ट फायर पर मुबारकबाद। इस कामयाबी से हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज़ों की फ़िज़ाई चैलेंजों से निमटने की सलाहियत मज़ीद मजबूत होगी। और अब बात आसाम के सैलाब की करें तो सैलाब की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। सैलाबी पानी कम होता दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है। सैलाब से मुतासर अजला की तादाद 32 से कम होकर 30 रह गई है। रियासत में 13 जून से आए सैलाब ने लाखों लोगों के कारोबार और ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। सैलाब से सड़कों और पुलों को नुकसान पहुँचने से कई इलाकों का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। फ़िलहाल वादी हार में कछार ज़िले का मुस्तक़िल सलचर कस्बे में बाराक नदी का पुश्ता टूट जाने की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। सैलाबी पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। कछार ज़िला हेडक्वार्टर के अलावा द्रांग, गोवालपारा, करीमगंज और मोरी गाँव अजला के शहरी इलाकों में भी सैलाब का पानी है। सलचर में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। नानगांव के इलाके में सैलाबी पानी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों और अस्पतालों में भी दाखिल हो गया है। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासर इलाकों का हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई मुआयना किया। मुतासर इलाकों में इमदादी काम जारी हैं।
और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात से मुतालिक एक अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और 63 दिगर के किरदार से मुतालिक SIT की क्लीन चिट के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। यह अर्जी फसादात में मारे गए कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी की अहलिया ने दायर की थी। जस्टिस AM खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस CT रवि कुमार की सरबराही वाली बेंच ने कहा है कि हम मजिस्ट्रेट के SIT रिपोर्ट को कबूल करने और SIT की बंदिश की रिपोर्ट के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जी को खारिज करने के हुक्म को बरकरार रखते हैं। ज़किया की दरख्वास्त की कोई बुनियाद नहीं है, हम दरख्वास्त को खारिज करते हैं। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने गोधरा वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी और गुजरात में गोधरा के बाद के तशद्दुद पर सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा खुसूसी तहकीकाती टीम SIT की रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली ज़किया जाफरी की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दरख्वास्त में कोई मेरिट नहीं है। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज से शुरू हो रहे 2 रोज़ा दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अलहदा वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कगाली में दौलत मुश्तरका ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत की। जयशंकर ने श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा, तंजानिया और रवांडा के अपने हम मनसबों से मुलाकात की। उन्होंने जुमेरात को रवांडा में वाक़ भारतीय बिरादरियों से भी मुलाकात की। वो दौलत मुश्तरका हुकूमत के सरबराहान की 26वीं इजलास चौगिम में भी हिस्सा लेने के लिए 4 रोज़ा दौरे पर 25 जून तक रवांडा में हैं। और भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान के ज़लज़ले के मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप आज काबुल पहुंच गई है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तानी सफारत खाने में एक तकनीकी टीम को तैनात किया गया था ताकि राहती सरगर्मियों और कामों की निगरानी की जा सके। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान ने अपने सफारत खाने के अमले और सफ़ीर को वापस बुला लिया था। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि राहती सामान की मौसर अंदाज से फराहमी और अफ़गानिस्तान के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए राहती कामों की निगरानी और हम आहंगी की कोशिशों के पेश नज़र एक हिंदुस्तानी तकनीकी टीम काबुल भेजी गई है और जिसे हमारे सफारत खाने में तैनात किया गया है। दरियासना भारत ने अफ़गानिस्तान के मशरक़ी पक्तिका सूबे में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के लिए इमदादी सामान भी भेज दिया है और इसकी पहली खेप काबुल पहुंच गई है। बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मुंबई और मध्य प्रदेश के दरमियान खेले जाने वाले रणजी फाइनल का आज तीसरा दिन है। मध्य प्रदेश ने आज 1 विकेट पर 123 रन से आगे खेलना शुरू किया। यश दुबे ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल की। वहीं शुभम शर्मा ने भी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले एक टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए राहत की खबर आई है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोविड-19 से ठीक होकर टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि वहीं लेस्टियर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में वो नहीं खेल सकेंगे। अश्विनी ने इजिप्टन में होने वाले 5वें टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अश्विनी टेस्ट टीम के दिगर मेंबरों के साथ इंग्लैंड नहीं गए थे। अश्विनी कोरोना से मुतासिर होने की वजह से भारत में ही थे। 16 जून को टेस्ट टीम के साथ उड़ान भरने के लिए अश्विन मुंबई गए थे, लेकिन उन्हें क्वारंटीन होना पड़ा था। और हॉकी इंडिया ने आज इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले बावखार दौलत मुश्तरका खेलों के लिए 18 रुकनी भारतीय ख़वातीन हॉकी टीम का इंतखाब किया। गोलकीपर श्वेता पूनिया टीम की कप्तान होंगी, जबकि तजुर्बाकार डिफेंडर दीप ग्रेसे का नायब कप्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगी। दोनों खिलाड़ी आलमी कप में भी यही जिम्मेदारी अदा करेंगी, जिसकी मुश्तरका मेज़बानी 1 से 17 जुलाई तक हॉलैंड और स्पेन करेंगे। स्टार स्ट्राइकर रानी रामपाल को टीम से बाहर रखा गया है क्योंकि वो अभी मुकम्मल फिटनेस हासिल नहीं कर पाई हैं। काबिल ज़िक्र है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पूल ए में इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ रखा गया है। भारत अपनी मुहिम का आगाज़ 29 जुलाई को घाना के खिलाफ करेगा।
और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।